हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में एंडोक्राइन सिस्टम के एंक्लास 20 एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। ये सिलेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है विथ रेशनल एंड वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पे हम ऑल सिस्टम की बात करेंगे। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम और सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से जो भी एंक्लास बेस्ड एमसीक्यूज थे इंपॉर्टेंट, उनको देखा था। आप उनको प्लेलिस्ट में से या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द नर्स इज कंप्लीटिंग ए हेल्थ असेसमेंट ऑफ ए 42-year-old फीमेल विद सस्पेक्टेड ग्रेविस डिजीज। द नर्स शुड असेस दिस क्लाइंट फॉर। क्वेश्चन में पूछा है, एक 42-year-old फीमेल है, नर्स उसका असेसमेंट कर रही है। नर्स ने क्या सस्पेक्ट किया है? ग्रेविस डिजीज सस्पेक्ट की है। तो नर्स को किसके लिए उसे असेस करना चाहिए? पहले हम यहाँ पे ग्रेविस डिजीज़ देख लेते हैं। ग्रेविस डिजीज़ क्या होती है? ये एक ऑटो इम्यूनाइड डिजीज़ होती है। ठीक है, ऑटो इम्यूनाइड डिजीज़। ठीक है, इम्यूनाइज सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है ये। इसको हम बेस्ड आउट डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, बेस्ड आउट डिजीज़। ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेविस डिजीज़ को हम और क्या कहते हैं? तो बेस्ड आउट डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा थायराइड है वो क्या होता है, ओवर प्रोड्यूस करने लग जाता है हार्मोन्स का। मतलब थायराइड हार्मोन ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है। और ये किस में होता है? मोर कॉमन होता है फीमेल्स में। ठीक है, ये क्या होता है? मोर कॉमन होता है फीमेल में। हमारी जो थायराइड है वहाँ से क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन होता है हार्मोन का। थायराइड क्या होती है? थायराइड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायराइड की शेप क्या होती है? तो बटरफ्लाई शेप्ड होती है। और ये कहाँ सिचुएट होती है? सिचुएटेड इन लोअर पार्ट ऑफ नेक। जो नेक है हमारे, इसमें लोअर पार्ट में। एंड इट प्रेजेंट इन फ्रंट एंड साइड ऑफ ट्रैकिया एंड इंफीरियर साइड टू लैरिंक्स। ओके, तो ये हमारी क्या होती है? थायराइड की लोकेशन होती है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ये लोअर पार्ट ऑफ नेक में सिचुएट होती है एंड इट प्रेजेंट इन फ्रंट एंड साइड ऑफ ट्रेकिया एंड इंफीरियर टू लैरिंक्स। ओके, तो अब अगर ग्रेविस डिजीज सस्पेक्ट हुए, इसमें क्या हो रहा है? ओवर प्रोडक्शन हो रहा है थायराइड हार्मोन का। ठीक है, और हमारा जो ग्रेविस डिजीज है ये क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप है हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, या हाइपरथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है, अब इसमें क्या सस्पेक्ट नर्स को असेस करना चाहिए? एनोरेक्सिया, टैकीकार्डिया, वेट गेन या कोल्ड स्किन। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें टैकीकार्डिया। क्यों? ग्रेविस डिजीज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। मतलब जो थायरोटॉक्सिकोसिस है, जो हमारा थायराइड हार्मोन है उसमें एक्सेस जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? थायरोटॉक्सिकोसिस इज ए स्टेट ऑफ हाइपर मेटाबॉलिज्म। ये किसकी स्टेट है? हाइपर मेटाबॉलिज्म की स्टेट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्रेविस डिजीज ऑप्शन दिया जाता है इज स्टेट ऑफ हाइपर मेटाबॉलिज्म द इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। तो ये अगर हाइपर मेटाबॉलिक की रेट है तो क्या करेगी? ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करेगी और जनरेट हीट एंड प्रोड्यूस टैकीकार्डिया। और हीट को जनरेट करेगी, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? टैकीकार्डिया। जो हमारी HR है, हार्ट रेट है, HR है, वो नॉर्मल से क्या होगी? इंक्रीज देखने को मिलेगी। नॉर्मल कितनी होती है? 60 to 100 या 72 हम इसका एक्यूरेट मांगते हैं। अगर मोर देन 100 है तो हम इसे क्या इंडिकेट करेंगे? इज अ टैकीकार्डिया। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा? एंड फाइन मसल ट्रेमर्स। ठीक है, ये भी अगर ऑप्शन में देके पूछा जाता है तो यहाँ पे हमारा ये भी राइट आंसर हो गया। ओके, फाइन मसल ट्रेमर्स होता है अगर ऑप्शन में टैकीकार्डिया की जगह फाइन मसल ट्रेमर्स, तो वो भी क्या होता? हमारा राइट आंसर होता। ओके, और जो हमारा एनोरेक्सिया है, एनोरेक्सिया इज एसोसिएट विथ हाइपोथायरॉयडिज्म। जो थायराइड यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन कर रही है हार्मोन का, अगर वो जितनी नीड है उससे भी कम प्रोडक्शन करने लग जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म। और उसमें हमें क्या मिलेगा? एनोरेक्सिया। ओके, एनोरेक्सिया इज द लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट despite a good appetite and adequate caloric intake is a common feature of hyperthyroidism. ठीक
ठीक है, ये किसके फीचर्स हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म के। लॉस, वेट का लॉस होना और गुड एपेटाइट मतलब भूख ज़्यादा लगना और एडिक्वेट कैलोरी इंटेक लेना, ये किसके फीचर्स हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म के। और जो एनोरेक्सिया है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, ये किसका है, हाइपोथायरॉयडिज्म का। कोल्ड स्किन एसोसिएट विथ हाइपोथायरॉयडिज्म, और जो कोल्ड स्किन है वो भी हमें किस में देखने को मिलती है, हाइपोथायरॉयडिज्म में मिलती है। एक एनोरेक्सिया और एक कोल्ड स्किन, ये हमें किस में मिलेगी, हाइपोथायरॉयडिज्म में मिलेगी। अदर्स क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म के फीचर्स हैं। ठीक है, इसमें कोई सा भी फीचर्स देकर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म का इसमें से कौन सा फीचर है या हाइपोथायरॉयडिज्म का कौन सा है, तो हमें ये सब पता होने चाहिए। ओके, राइट आंसर इज 2, टैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, when conducting a health history with a female client with thyrotoxicosis, the nurse should ask about which of the following change in the menstrual cycle। क्वेश्चन में पूछा है वही थायरोटॉक्सिकोसिस की कंडीशन दी है, जो भी हमने देखा, जो ओवर प्रोड्यूस हो रहा है एक्सेस थायराइड हार्मोन का, जिसे हम थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। इसकी हिस्ट्री है एक फीमेल में, क्योंकि ये किस में मोस्ट कॉमन होता है, फीमेल में मोस्ट कॉमन होता है। तो नर्स को कौन सी मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंजेस के बारे में पूछना चाहिए। ऑप्शन 1 है डिस्मेनोरिया, इसका मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, या मेटोरेजिया या ओलिगोमेनोरिया या मेनोरेजिया। तो इसमें से अगर थायरोटॉक्सिकोसिस की कंडीशन है फीमेल में, तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें। यहाँ पे राइट आंसर होगा 3, ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया क्या है, इज इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि इंटरवल है मोर देन 35 डेज हो, ठीक है, और जो साइकिल है वो ज़्यादा हो बट बार बार फ्रिक्वेंट में हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओलिगोमेनोरिया। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया में क्या डिफरेंट है। यहाँ पे राइट आंसर तो हमारा 3rd है, और जो डिस्मेनोरिया है ये है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ओके, बट हमें अदर्स ऑप्शन भी लेके चलना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में हमसे यही क्वेश्चन पूछे। हो सकता है हमारा क्वेश्चन आ जाए कि मेट्रोरेजिया का क्या मतलब है, या मेनोरेजिया का क्या मतलब है, या डिस्मेनोरिया का क्या मतलब है। तो जितना राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इम्पोर्टेंस हमको अदर्स ऑप्शन को देनी है ऑलवेज। ओके, तो हमारा फर्स्ट तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो गया, ओलिगोमेनोरिया हमारा राइट आंसर हो गया, इनफ्रीक्वेंट एमसी इंटरवल मोर देन 35 डेज। और मेनोरेजिया और मेटोरेजिया क्या है, तो मेनोरेजिया होता है हैवी यूट्राइन ब्लीडिंग विथ रेगुलर पीरियड। इसमें क्या होगा, हैवी यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, हैवी ब्लीडिंग होगी, वो भी यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है, यूट्राइन ब्लीडिंग होगी इसमें हैवी। बट क्या होगा इसमें मेनोरेजिया में, जो एमसी साइकिल है वो क्या रहेगी, रेगुलर पीरियड में रहेगी, ठीक है, रेगुलर पीरियड में रहेगी। और जो हमारा मेट्रोरेजिया है, इसमें भी क्या होगा, हैवी यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, बट जो वो ब्लीडिंग होगी वो क्या होगी, रेगुलर पीरियड में नहीं होगी, रेगुलर होगी। और जो ब्लीडिंग भी है वो भी क्या होगी, रेगुलर होगी, ठीक है, रेगुलर। तो ये हमारा डिफरेंट है मेट्रोरेजिया एंड मेनोरेजिया में। इसमें क्या होगी, रेगुलर ब्लीडिंग होगी, इसमें क्या होगी, रेगुलर पीरियड के साथ होगी। ओके, राइट आंसर हमारा यहाँ पे 3rd होगा, ए चेंज द मेंस्ट्रुअल इंटरवल, डिमिनिश्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो, ओलिगोमेनोरिया और इवन द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एमिनोरिया। और क्या देखने को मिलेगा हमें, ओलिगोमेनोरिया तो हमारा राइट आंसर था, बट और क्या देखने को मिलेगा, हमारा एमिनोरिया हमें देखने को मिलेगा, इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, एमिनोरिया देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, व्हाट्स मीन ऑफ एमिनोरिया, तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। बट ये अगर प्रेगनेंसी में होता है तो हमारा नॉर्मल होता है, बट मोर देन 45 ईयर एज पर क्या होता है, ये अपने आप एमिनोरिया की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और एक हमें कब देखने को मिलती है, प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है, ठीक है। बट अगर इसके बीच में अदरवाइज कभी अगर मेनोरिया देखने को मिलता है, एमिनोरिया, तो क्या है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक डिजीज की कंडीशन में हम देखते हैं। फिर मे रिजल्ट फ्रॉम द हार्मोन इम्बैलेंस ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। हमें देखने को क्यों मिल रहा है ये सब, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस का। ओलिगोमेनोरिया इन वुमेन एंड डिक्रीज लिबिडो एंड इंपोर्टेंस इन मेन आर कॉमन फीचर्स ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। ये अदर्स जो है मैंने अभी आपको बता दिए क्या होते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पे 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपाइलथियोयूरासिल जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PTU बोलते हैं, prescribed for a client with Graves' disease, the nurse should teach the client is to immediately report which of the following। एक PTU दी गई है ग्रेविस डिजीज के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, तो नर्स को इमीडिएटली इसमें से कौन सा अगर फीचर आ रहा है तो नर्स को इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। ऑप्शन 1 है सोर थ्रोट, 2 पेनफुल एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, 3 कॉन्स्टिपेशन, 4 इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो जो PTU है, सॉरी, राइट आंसर हमारा यहाँ पे 1 होगा, सोर थ्रोट। क्यों? क्योंकि जो PTU है वो क्या करता है, इसका जो एडवर्स इफेक्ट है, मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट ये क्या करता है, ल्यूकोपीनिया एंड एग्रेनुलोसाइट। ल्यूकोपीनिया क्या है, डिक्रीज WBC, जो हमारी WBC है वाइट ब्लड सेल्स, उनको क्या कर देता है, कम कर देता है, और वो कम हो जाती हैं, वो हमारी क्या करती हैं, इन्फेक्शन से हमारी फाइट करती हैं, ठीक है, हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है हमारी जो WBC है। तो अगर उसको कम कर देगा तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या कॉज कर देगा, इन्फेक्शन, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, या तो हमें वहाँ पे फीवर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन सिम्टम आता है वो क्या आता है, फीवर आता है, एंड फिर और हमें क्या मिलेगा, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। बट यहाँ पे अगर फीवर होता तो वो हमारा और ज़्यादा फेवरेबल राइट आंसर होगा, ठीक है, फीवर क्या होगा और हमारा फेवरेबल राइट आंसर होगा यहाँ पे। PTU आर ल्यूकोपेनिया एंड एग्रेनुलोसाइट। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जो PTU है हम दे रहे हैं ग्रेविस डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उसका मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, तो ल्यूकोपेनिया होता है एंड एग्रेनुलोसाइट होता है, विच इज यूजुअली अकर विद इन द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द ट्रीटमेंट। और वो भी हमें कब देखने को मिलता है, विद इन 3 मंथ ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है। The client should be taught to promptly report to the healthcare provider sign and symptom of infection such as sore throat and fever. Okay, but fever भी हमारा इससे ज़्यादा favorable right answer होगा. Okay, client having a sore throat and fever should have an the immediate white blood cell count and differentiate perform and drug must be withhold until the result are obtained. हमें फिर first क्या करना है, अगर हमने जो सोर थ्रोट है या फीवर की कंडीशन है वो तो देख ली, बट हमें फर्स्ट एक्शन क्या करना है, वहाँ पे वो मेडिकेशन क्या कर देनी है, विथहोल्ड कर देनी है, रोक देनी है। ओके, सबसे फर्स्ट क्या करना है, हमें वो मेडिकेशन विथहोल्ड कर देनी है और इमीडिएट हमें WBC काउंट करनी है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हमें वो मेडिकेशन विथहोल्ड करके रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, following a subtotal thyroidectomy, the nurse asked the client to speak immediately upon regaining consciousness. The nurse does this to monitor for a sign of which of the following। क्वेश्चन में पूछा है एक पेशेंट की क्या की गई है, सब टोटल थायरोडेक्टोमी की गई है। ओके, तो नर्स उसे क्या बोल रही है, बोलने के लिए, स्पीक करने के लिए पूछ रही है उसे कह रही है कि आप कुछ बोलिए। जब वो कॉन्शियसनेस है उस कंडीशन में, तो नर्स ये क्यों कर रही है, किस साइन को मॉनिटर करने के लिए कर रही है, इंटरनल हेमरेज को, या डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को, या लेरेंजियल नर्व डैमेज को, या अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को, किसको चेक करने के लिए नर्स ये एक्शन ले रही है। उसे पेशेंट को क्या बोल रही है, इमीडिएटली स्पीक के लिए बोल रही है, पूछ रही है उससे नर्स कि आप बोल पा रहे हैं या नहीं। राइट आंसर हमारा होगा 3, लेरेंजियल नर्व डैमेज के लिए, ठीक है। Laryngeal nerve damage is a potential complication of thyroid surgery because of proximity of thyroid gland to the recurrent laryngeal nerve। क्यों? क्योंकि जो हमारी laryngeal nerve damage है वो क्या होती है, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायराइड सर्जरी, और वहाँ क्या हुई है, उससे सब टोटल थायराइडेक्टोमी हुई है, जिसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, laryngeal nerve damage हो सकता है। थायराइडेक्टोमी के टाइम वहाँ पे क्या हो गई है, laryngeal nerve damage हो गई है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाएगा, पेशेंट बोल नहीं पाएगा, इसलिए नर्स उसको चेक करने के लिए उससे बोलने के लिए कह रही है। ओके, asking the client to speak help assess for sign of laryngeal nerve damage, persistent of worsening, hoarseness and weak voice are sign of laryngeal nerve damage। हम उसे कैसे असेस कर सकते हैं, अगर पेशेंट कुछ क्लाइंट बोलेगा तो हम कैसे असेस कर सकते हैं कि इसकी laryngeal nerve डैमेज हुई है। तो वर्जनिंग उसका क्या है, होर्सनेस आवाज़ आएगी, ठीक है।
हॉर्सनेस एंड वीक वॉइस आएगी आर साइन ऑफ लेरेंजियल नर्व डैमेज, शुड बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन इमीडिएटली। अगर उसकी हॉर्सनेस आवाज़ आ रही है या वॉइस उसकी वीक आ रही है तो हम क्या असेस करेंगे कि उसकी लेरेंजियल नर्व जो है वो डैमेज हो चुकी है और हमें क्या करना है, फिजिशियन को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। एक क्वेश्चन और बनता है, जो लेरेंजियल कैंसर है उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है, इज ए हॉर्सनेस वॉइस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे हमारा इधर राइट आंसर क्या होगा, लेरेंजियल नर्व डैमेज के लिए कह रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a client who has undergone a subtotal thyroidectomy is subject to complication in the first 48 hours after surgery. The nurse should obtain and keep at the bedside equipment too. क्वेश्चन ने पूछा है, एक पेशेंट क्लाइंट है, अंडरगॉन है सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी के लिए, इज अ सब्जेक्ट टू कॉम्प्लिकेशन, जो आफ्टर सर्जरी 48 आवर के लिए जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, नर्स उसको अटेंड रखने के लिए क्या बेड साइड पर इक्विपमेंट अवेलेबल नर्स को रखना चाहिए। बिगिन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन रखना चाहिए, स्टार्ट ए कट डाउन इन्फ्यूजन या 3 एडमिनिस्ट्रेड ट्यूब फीडिंग या 4 परफॉर्म ए ट्रैकियोस्टोमी। क्या रेडी रखना चाहिए, राइट आंसर होगा हमारा 4, परफॉर्म ए ट्रैकियोस्टोमी। क्यों, इक्विपमेंट फॉर एन इमरजेंसी ट्रैकियोटोमी should be kept in the room in case tracheal edema and airway occlusion occur। अगर वहाँ पर जो सर्जरी परफॉर्म की जा रही है वहाँ पे अगर इन केस ट्रैकियल एडिमा हो जा रहा है या एयरवे ऑक्लूजन हो जा रहा है या ये हमारा ट्रैकिया है, यहाँ पे अगर एडिमा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा या ऑक्लूजन हो जा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जा रही है, उसके लिए हमें क्या रखनी है, वहाँ पे ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म स्टार्ट रखनी है, प्रिपेयर रखनी है। ट्रैकियोस्टोमी क्या है, ओपनिंग इन नेक, प्लेस ट्यूब इन वाइंड पाइप। जो हमारी ट्रैकिया है इसे हम क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज वाइंड पाइप। तो हम ट्रैकियोस्टोमी का क्या यूज़ करते हैं, ओपनिंग इन नेक, नेक में हम ओपनिंग बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं और एक ट्यूब प्लेस करते हैं इन वाइंड पाइप में जो ट्रैकिया है उसमें। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारी ट्रैकिया है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जा रहा है या एडिमा हो जा रहा है तो यहाँ पे हम एक ओपनिंग बनाकर क्या कर सकते हैं, रिस्पायर जो हमारे सिस्टम है वो दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक ट्यूब डाल के, तो हमारा ये क्या करना है, हमें वहाँ पे रेडी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डे फॉलोइंग subtotal thyroidectomy, a client began to have tingling in the fingers and toes. The nurse should first क्वेश्चन में पूछा है, एक पेशेंट को सबटोटल थायरॉइडेक्टोमी की गई है, पेशेंट को क्या हो रहा है, टिंगलिंग हो रही है फिंगर्स एंड टॉयज में। ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, तो नर्स को फर्स्ट क्या करना चाहिए, 1 है इंक्रेज द क्लाइंट टू फ्लैक्स एंड एक्सटेंड द फिंगर्स एंड टॉयज, जो क्लाइंट है उसको फ्लैक्स एंड एक्सटेंड करना है फिंगर्स एंड टॉयज को, या नोटिफाई द फिजिशियन, या 3 असेस द क्लाइंट फॉर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, या 4 आस्क द क्लाइंट टू स्पीक। राइट आंसर हमारे यहाँ पे होगा 2, नोटिफाई द फिजिशियन, क्योंकि ये किसके हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे टिंगलिंग एंड फिंगर टॉयज जो है, टिंगलिंग हो रही है सेंसेशन, टेटेनी एंड मे अकर आफ्टर थायरॉइडेक्टोमी इफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड आर एक्सीडेंटली इंजर्ड और रिमूव ड्यूरिंग सर्जरी, दिस वुड कॉज डिस्टर्बेंस इन सीरम कैल्शियम लेवल। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कैल्शियम लेवल है हमारा वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी थायरॉइडेक्टोमी हुई है और पैराथायरॉइड ग्लैंड आर एक्सीडेंटली, जो हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो क्या करती है, हमारे कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखती है। अगर वो एक्सीडेंटली इंजर्ड हो रही है या रिमूव हो जा रही है ड्यूरिंग सर्जरी तो क्या करेगी, उसकी वजह से फिर क्या होगा, वो बैलेंस नहीं बना पाएगी और सीरम कैल्शियम लेवल हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। एंड अर्ली साइन ऑफ टेटेनी इज अ नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ द फिंगर और टॉयज एंड इन द सर्कमफोरल रीजन। हमें फर्स्ट फिर अगर कैल्शियम हमारा लेवल इंक्रीज होता है, डिक्रीज होगा, मोस्टली डिक्रीज में हमें क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट साइन हमारा टिंगलिंग फिंगर्स एंड टॉयज इज ए फर्स्ट साइन। ओके, टेटेनी में अकर फ्रॉम 1 to 7 डे पोस्ट ऑपरेटिवली, हमें कब देखने को मिलेगा, ये भी
1 to 7 days after post operatively. Late sign and symptom of tetany include seizure, contraction of the glottis and respiratory distress. ये हमारा क्या होंगे, हमारे फर्स्ट साइन होंगे नमनेस एंड टेटेनी, बट लेट साइन हमारे क्या होंगे, सीजर्स आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ग्लॉटिस एंड रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन. ओके, तो अगर हमारा थायरॉइडेक्टोमी हुई है, इसमें हमारी क्या हुई है, थायरॉइडेक्टोमी हुई है, तो हो सकता है हमारी जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो इंजर्ड हो गई हो और या रिमूव हो गई हो सर्जिकल एंड, तो वो क्या होगी, कैल्शियम लेवल को बैलेंस नहीं बना के रखेगी और सीरप कैल्शियम लेवल हमारा क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 7. Which of the following medication should be available to provide emergency treatment if client develop tetany after a subtotal thyroidectomy? अब क्वेश्चन में पूछा है, मेडिकेशन पूछी है, कौन सी देनी है इमरजेंसी ट्रीटमेंट में अगर क्लाइंट को टेटेनी डेवलप हो रहा है आफ्टर ए सबटोटल थायरॉइडेक्टोमी में. फर्स्ट सोडियम फॉस्फेट, या 2 कैल्शियम ग्लूकोनेट, 3 इकोथियोफेट आयोडीन, या 4 सोडियम बाइकार्बोनेट. तो सबको पता ही है यहाँ पे राइट आंसर 2 होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्योंकि ये क्या है, एंटीडोट है. द क्लाइंट विथ टेटेनी सफरिंग फ्रॉम हाइपोकैल्सीमिया, जैसे मैंने बताया था आपको, जो कैल्शियम लेवल है वहाँ पे क्या हो गया है, कम हो गया है. अगर कैल्शियम लेवल कम हो जाता है हमें क्या देखने को मिलता है, टेटेनी देखने को मिलता है. ओके, तो हमारा जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो क्या है, एंटीडोट है कैल्शियम का. ओके, which is treatment by administer an IV preparation of calcium such as calcium gluconate or calcium chloride. Oral calcium is then necessary until normal parathyroid function is returned. ठीक है, ओरल कैल्शियम हमें देना है तब तक जब तक पैराथायरॉयड फंक्शन रिटर्न नहीं होते पहले जैसे. सोडियम फॉस्फेट इज अ लैक्सेटिव, जो हमारी सोडियम फॉस्फेट ऑप्शन है वो क्या है, लैक्सेटिव है. और इकोथियोफेट आयोडीन इज ए आई प्रिपरेशन यूज इन म्यूटिक फॉर एंटी ग्लूकोमा. इसमें हम किसके, जो हमारी इकोथियोफेट है उसको हम किस में यूज़ करते हैं, एंटी ग्लूकोमा के पेशेंट में करते हैं, एज ए फॉर म्यूटिक. ठीक है. इफेक्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट इज ए पोटेंट सिस्टमिक एंटासिड, और जो हमारी सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है वो एक हमारी एंटासिड है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. 8-year-old female is diagnosed with hypothyroidism. The nurse should assess the client for which of the following? एक 60-year-old फीमेल है, वो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए डायग्नोज की गई है, तो नर्स को किसके लिए असिस्ट करना चाहिए, टैकीकार्डिया के लिए, वेट गेन के लिए, डायरिया के लिए, या नोजिया के लिए. तो ये हम पहले ही आपको राइट आंसर इसका बता चुके हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें क्या देखने को मिलता है, वेट गेन इज अ गुड एपेटाइट. ठीक है, गुड एपेटाइट देखने को मिलती है हमें, तो वो क्या करेगा, खाएगा ज़्यादा तो क्या होगा, वेट गेन होगा. ओके. और ये हमारा टैकीकार्डिया है, ये किस में हमें देखने को मिलता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में. ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म में. टाइपिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड वेट गेन, फैटिग, डिक्रीज एनर्जी, एपैथी, ब्रिटल नील्स. ये हमें बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है. ब्रिटल नील्स हमें किस में देखने को मिलता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलते हैं. एंड ड्राई स्किन, cold intolerance, hair loss, constipation and numbness and tingling in the finger. Tachycardia is a sign of hypothyroidism, not hypothyroidism. Diarrhea and nausea are not symptom of hypothyroidism. ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक ये हमें नोट डाउन कर लेना है कि ब्रिटल नेल्स हमें किस में देखने को मिलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म में. ओके. और बाकी भी हमें यहाँ पे सिम्टम्स सारे देख लेने हैं कि कौन कौन से हमें टाइपिकली साइन हमें देखने को मिलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में, क्योंकि कोई सा भी साइन देकर हमें क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नर्स शुड असिस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 9. द नर्स शुड असिस्ट ए क्लाइंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. नर्स हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए असिस्ट कर रही है, क्लाइंट को असिस्ट करना चाहिए इसमें से किसकी वजह से. अब इसमें से आपको राइट आंसर आई नो पता हो गया होगा, क्योंकि मैं पहले ही हाइपोथायरॉयडिज्म के और जो भी साइन सिम्टम हैं बता चुकी हूँ. वेट लॉस नहीं होता है, वेट गेन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में. ठीक है, फ्लूइड लॉस भी नहीं होता है, डायरिया नहीं है हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम. तो ऑब्वियसली हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या है, डिक्रीज एक्टिविटी ड्यू टू फैटिक, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था वेट गेन होगा और क्या था उसमें, फैटिक. ठीक है, फैटिक. तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 4.
A major problem for the person with hypothyroidism is a fatigue. Other signs and symptoms include lethargy, personality changes, generalized edema, impaired memory, slow speech, cold intolerance, dry skin, muscle weakness, constipation, weight gain, and hair loss. Incompetence occur of the eyelids. Hypermetabolism and diarrhea are associated with hyperthyroidism. ये किस में होते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म में. ओके. Next question. A client with type 1 diabetes mellitus has diabetic ketoacidosis. Which of the following finding has the greatest effect on fluid loss? क्वेश्चन में पूछा एक पेशेंट है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस का, ठीक है, उसे क्या है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी है, तो उसका क्या हो रहा है फ्लूइड लॉस हो रहा है. तो ग्रेटर पूछा है कौन सा इफेक्ट इसमें से फ्लूइड लॉस में हमें मिलेगा, किसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमें फ्लूइड लॉस हो रहा है. हम पहले ये डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है, टाइप फर्स्ट क्या होता है, ये देख लेते हैं. डायबिटीज़ में हमें क्या होता है पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है. और जो डायबिटीज़ है इसमें हमें क्या होता है, एक पहली बात तो ये हमारा डायबिटीज़ क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. और इसमें क्या होता है हाइपरग्लाइसीमिया होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन एंड इनएफेक्टिव इंसुलिन ऑन द सेल्स. इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है इसमें 3 इम्पॉर्टेंट कार्डिनल साइन देखने को मिलते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं. कौन कौन से होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफीजिया, एक होता है पॉलीटिप्सिया. पॉलीयूरिया का मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, पॉलीफीजिया का मतलब ज़्यादा उसे भूख लगती है, ठीक है, और पॉलीडिप्सिया मतलब ज़्यादा प्यास लगती है. ये क्या है हमारे डायबिटीज़ मेलाइटिस के कार्डिनल साइन है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं. ये तीनों दे देंगे एक्सेप्ट करके एक अदर ऑप्शन दे देंगे या इनमें से कोई सा भी एक दे देंगे कि ये किसका है डायबिटीज़ मेलाइटिस का, ठीक है. अब डायबिटीज़ मेलाइटिस फर्स्ट क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो डायबिटीज़ मेलाइटिस फर्स्ट होता है, सॉरी, इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं. ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस. और इसको हम और किस नाम से जानते हो, ऑल्सो नोन एज इज ए जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस, जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है. इसको हम और किस नाम से जानते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस से जानते हैं. और इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं. और ये मोस्ट कॉमन किस में होता है, इज लेस देन 20 ईयर्स एज, ठीक है, लेस देन 20 ईयर्स एज में होता है. इसमें क्या होता है एब्सोल्यूट कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन एब्सेंट होता है, मतलब जो इंसुलिन है वो क्या होता है एब्सेंट होता है. और इसकी साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, कीटोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं जिसे, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, कीटोसिस. और जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, टाइप 2 उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस. और ये किस में होता है, मोर देन 40 ईयर एज में. इसमें इंसुलिन प्रेजेंट होता है बट वो क्या होता है इनइफेक्टिव होता है ऑन सेल्स, मतलब सेल्स उनका यूज़ नहीं कर पाती हैं. इंसुलिन प्रेजेंट होता है बट सेल्स उनका यूज़ नहीं कर पाती हैं इंसुलिन का. और जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है इसमें क्या होता है इंसुलिन एब्सेंट होता है. तो यहाँ पे बहुत सारे इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. और एक और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस. इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, इसमें हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें से हमें क्या मिलती है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें से एनर्जी मिलती है. बट यहाँ पर क्या होता है जो इंसुलिन है उसकी एब्सोल्युटली डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है. तो जो मेटाबॉलिज्म है इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से वो किससे होने लगता है, फैट से होने लगता है, ठीक है. जो फैट है उसका क्या होता है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होने लगता है. फैट क्या है हमारा सेकंड सोर्स
of energy, is a second source of energy, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेकंड सोर्स है हमारा फैट एनर्जी का, उसका मेटाबॉलिज्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो वर्क क्या हो गया है, उसका इम्पेयर हो गया है। और जब फैट स्टार्ट हो जाता है मेटाबॉलिज्म के लिए, क्योंकि एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, वो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन है उसकी वजह से वो पूरा एम्पेयर हो गया है, वहाँ पे फैट का मेटाबॉलिज्म होने लग गया है। फैट क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, तो वो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म के लिए ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होगा वहाँ पे, और फैट क्या करेगा, स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड। फैट अगर ब्रेक डाउन होगा तो क्या करेगा, वहाँ पे फैटी एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, फैटी एसिड का फॉर्मेशन करेगा, और वो फॉर्मेशन क्या कहता है, अगर वो ब्लड में आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, कीटो एसिडोसिस इन ब्लड। ठीक है, और वो जो फॉर्मेशन होगा ब्लड में उसको हम क्या कहेंगे, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहेंगे। फैटी एसिड का फॉर्मेशन होना इन ब्लड में। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। फैट है हमारा, अगर ब्रेक डाउन होगा तो फैटी एसिड बनाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो हमारा एनर्जी के लिए फैट का मेटाबॉलिज्म होने लगेगा। ओके, फैट का मेटाबॉलिज्म होगा तो वो ब्रेक डाउन होगा, फैटी एसिड्स बनाएगा। फैटी एसिड्स बनाएगा तो क्या कहेगा, ब्लड में आएगा, फैटी एसिड्स का ब्लड में फॉर्मेशन होगा, और ब्लड में फैटी एसिड का फॉर्मेशन हमारा क्या बोलते हैं, उसे हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 का। ओके, कैसे होता है ये आप समझ गए। अब इसमें हमारा फ्लूइड लॉस हो रहा है तो कैसे होगा, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा 3, रैपिड डीप रिस्पायरेशन से। क्यों? ड्यू टू रैपिड डीप रिस्पायरेशन द क्लाइंट इज लॉसिंग फ्लूइड लॉस फ्रॉम वेपोराइजेशन। डीप रिस्पायरेशन करेगा पेशेंट, और वहाँ से कैसे फ्लूइड लॉस होगा, वेपोराइजेशन के थ्रू फ्रॉम द लंग्स एंड स्किन। इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस बोलते हैं इसे हम, क्या बोलते हैं, इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस। नॉर्मली कितना होता है हमारा, 900 ml ऑफ फ्लूइड लॉस पर डे थ्रू द वेपोराइजेशन। नॉर्मली कितना लॉस होता है, 900 ml लॉस होता है, इसे इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस बोलते हैं इसे हम। डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल हैज़ नो इफेक्ट ऑन द इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस। ठीक है, फ्लूइड लॉस पूछा है तो हमारा डीप रिस्पायरेशन की वेपोराइजेशन के थ्रू लॉस होगा, वो भी कितना होता है, 900 ml होता है, जिसे हम इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, when teaching the diabetic client about food care the nurse should instruct the client to which of the following। एक डायबिटिक क्लाइंट है, फूड केयर के लिए नर्स टीच कर रही है, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन देना चाहिए इनमें से, अवॉइड गोइंग बार फूड, या बाय शूज ए हाफ साइज लार्जर, या 3 कट टॉय नील्स एट एंगल्स, 4 यूज हीटिंग पैड्स फॉर शॉर्ट फीट। तो हमारा जो डायबिटिक क्लाइंट है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, फूड प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, तो हमें क्या उससे बचने के लिए इंस्ट्रक्ट देने चाहिए। तो हमें फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा अवॉइड गोइंग बार फूड, मतलब नंगे पैर कहीं भी नहीं चलना है या नहीं जाना है। ठीक है, अवॉइड, क्योंकि जो एक डायबिटीज़ का पेशेंट है उसमें अगर इंजरी भी होती है तो वो क्या होती है, ट्रीट नहीं होती है जल्दी, इसलिए हमें क्या करना है, उसे इंस्ट्रक्ट करना है अवॉइड गोइंग बार फूड। ओके, द क्लाइंट विद डायबिटीज प्रोन टू सीरियस फूड इंजरी सेकेंडरी टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड डिक्रीज सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन की वजह से वहाँ पे क्या होगी, फूड इंजरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसे हमें इंजरी से ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करना है। द क्लाइंट शुड बी टॉट टू अवॉइड गोइंग बार फूड टू प्रिवेंट इंजरी, शू दैट डू नॉट फिट प्रॉपरली। हमें शूज़ ज़्यादा फिट प्रॉपरली पहनने के लिए नहीं कहना है, शूड नॉट बी वन बिकॉज दे विल बी कॉज ब्लस्टर। अगर वो टाइट शूज़ पहनेगा तो वहाँ पे उससे क्या हो सकते हैं, ब्लस्टर हो सकते हैं, फफूले हो सकते हैं, कैन बिकम, और वो क्या बन सकते हैं, नॉन हीलिंग। और वहाँ पे हीलिंग तो वैसे ही नहीं हो रही है, और ब्लस्टर बन जाएंगे तो वो क्या होंगे, हील नहीं होंगे, सीरियस वुंड फॉर द डायबिटिक क्लाइंट। और टॉय नेल शुड बी कट स्ट्रेट अक्रॉस ए हीटिंग पैड शुड नॉट बी यूज बिकॉज द रिस्क ऑफ बर्न ड्यू टू इनसेंसिबल ऑफ टेम्परेचर, इंसेंसिटिविटी ऑफ टेम्परेचर। ओके, राइट आंसर इज 1। और भी अगर हमें देखना है तो हमें जितना हो सके उसे इंजरी से प्रिवेंट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पायरेशन पैटर्न रिक्वायर इमीडिएटली एक्शन।
क्वेश्चन में पूछा एक टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ है, कौन सा रिस्पिरेटरी पैटर्न पर हमें क्या करना है, इमीडिएटली एक्शन लेना है। डीप रैपिड रेस्पिरेशन विथ लॉन्ग एक्सपायरेशन, 2 शैलो रेस्पिरेशन अल्टरनेट विथ लॉन्ग एक्सपायरेशन, 3 रेगुलर डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन विथ फ्रिक्वेंट पॉज, या 4 शॉर्ट एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे 1, डीप रैपिड रेस्पिरेशन विथ लॉन्ग एक्सपायरेशन। मतलब डीप और रैपिड रेस्पिरेशन ले रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, लॉन्ग एक्सपायरेट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रेस्पिरेटरी पैटर्न कौन सा इसमें से रिक्वायर है इमीडिएटली एक्शन के लिए। फर्स्ट, डीप रैपिड रेस्पिरेशन विथ लॉन्ग एक्सपायरेशन आर इंडिकेटेड ऑफ कुसुमल रेस्पिरेशन। इसको ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, व्हाट इज कुसुमल रेस्पिरेशन। कुसुमल रेस्पिरेशन, तो हमारा यहाँ पे कुसुमल रेस्पिरेशन होता है कि डीप और रैपिड रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, डीप और रैपिड रेस्पिरेशन का होना, और जो एक्सपायरेट कर रहा है, सांस बाहर निकालना, वो क्या कर रहा है, लॉन्ग निकाल रहा है, बहुत लंबी एक्सपायरेट कर रहा है। और अंदर भी कैसे ले रहा है, डीप, उसकी रेस्पिरेशन कैसी है, डीप है और रैपिड है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, कुसुमल रेस्पिरेशन विच अकर इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो कि हमें किस में देखने को मिलती है, कुसुमल रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। एक तो कुसुमल रेस्पिरेशन हमारा बहुत बार पूछा जा चुका है कि क्या होता है, तो हमारी डीप रैपिड रेस्पिरेशन विथ लॉन्ग एक्सपायरेशन इज कुसुमल रेस्पिरेशन, और किस में देखने को मिलती है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। द रेस्पिरेशन इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ एंड द ब्रीथ हैज़ द फ्रूटी, और जो ब्रीथ है वो कैसी आती है, फ्रूटी आती है, और एसीटोन लाइक ऑर्डर आता है, उसमें से ऑर्डर कैसा आता है, एसीटोन लाइक। दिस ब्रीथिंग पैटर्न इज द बॉडी अटेम्प्ट टू ब्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसीटोन, दस कंपेंसेटिंग फॉर द एसिडोसिस। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पे आप बिल्कुल नोट कर लें कि कुसुमल रेस्पिरेशन कैसी होती है, किसमें देखने को मिलती है, और फ्रूटी एंड एसीटोन लाइक ऑर्डर देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, राइट आंसर हमारा 1 होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, सब्सक्राइब हाई टारगेट पॉइंट टू वॉच मोर वीडियोस। नेक्स्ट जो MCQs है वो हम अदर्स पार्ट में देखेंगे, इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब हाई टारगेट पॉइंट एंड शेयर इन योर फ्रेंड्स। थैंक यू।